हेलो बच्चों, आज हम लोग मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन, ठीक है। इस ब्रांच को जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं उसे काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। काइनेमेटिक्स क्यों? क्योंकि ये जो काइन शब्द है ये डिराइव हुआ है काइनेसिस से। काइनेसिस जिसका मतलब होता है मोशन, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को काइनेमेटिक्स कहते हैं और इसी में हम लोग आज चर्चा करेंगे बॉडी के मोशन के बारे में। कब बॉडी रेस्ट में है, कब बॉडी मोशन में है, मोशन में है तो कैसे मूव कर रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो रेस्ट और मोशन हम कहते किसे ये बात कर लेते हैं। जब भी कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो हम कहते हैं वो रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रही। और अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहते हैं वो मोशन में है, वो मूव कर रही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक टेबल रखा हुआ है रूम में, मान लेते हैं ये एक टेबल है। ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन, जहां पे रखा था वहीं पे है, तो हम इसे कहेंगे ये रेस्ट में है। ठीक है। और अगर एक कार है, ये मूव कर रही है तो हम इसे कहेंगे ये कार टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये मोशन में है, ये मूव कर रही है, तो ये आपका मोशन में हो गया, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीज अगर मैं कहूं चांद पे बैठे किसी आदमी से पूछें, मान लेते हैं ये है ए, अगर हम इससे पूछें क्या ये टेबल रेस्ट में है तो बोलेगा नहीं, मोशन में। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के साथ साथ ये टेबल भी रोटेट कर रहा है, मोशन में है, तो ये टेबल रेस्ट में नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मोशन में है। ये कार भी इसके अकॉर्डिंग मोशन में है। अर्थ पे खड़े किसी आदमी से पूछें कि क्या ए रेस्ट में है या मोशन में, तो ये आदमी बी, ये बोलेगा ए जो है मोशन में है। ठीक है, क्योंकि मून भी रोटेट कर रहा है, अपनी जगह एक्सिस पे घूम रहा है और घूम भी रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी मोशन में है, बी के रेस्पेक्ट में ए मोशन में है, बी के रेस्पेक्ट में टेबल रेस्ट में है, मगर ए के रेस्पेक्ट में टेबल मोशन में है। तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, कौन ये बात देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है उस बॉडी को, वो उसके रिस्पेक्ट में चीजें बदलती हैं। अगर ऑब्जर्वर बदल जाएगा तो स्टेट भी बदल जाएगी। मतलब एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये एक बस है, ठीक है। बस में यहां एक लाइट बल्ब है। अगर जमीन पे खड़े किसी आदमी ए है, इससे हम पूछें ये लाइट बल्ब रेस्ट में है या मोशन में है, ये कहेगा मोशन में है, ये बस मूव कर रही थी, मान लेते हैं मोशन में है। क्यों? क्योंकि बस मूव कर रही है, बस के साथ साथ ये बल्ब भी मूव करेगा। और अगर बस के अंदर बैठे किसी आदमी से पूछें कि ये बल्ब रेस्ट में है या मोशन में, तो वो कहेगा रेस्ट में है, ये मान लेते हैं इसका नाम है बी। तो बी के लिए ये बल्ब जो है रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये बल्ब की पोजीशन बी के लिए चेंज नहीं हो रही, जहां पहले थी वहीं अभी भी उतनी दूरी पे है, वहीं पे बैठा हुआ है आदमी, बल्ब जितनी दूरी पे था अभी भी उतनी दूरी पे है, तो बल्ब की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और बी के लिए ये बल्ब रेस्ट में है। तो फिर से वही बात क्लियर आ गई सामने कि इसकी ये स्टेट ए के लिए कुछ और है, बी के लिए कुछ और है। ए के लिए ये बल्ब मोशन में था, बी के लिए ये बल्ब रेस्ट में है। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये उसके ऑब्जर्वर और उस बॉडी का कंबाइंड स्टेट होता है। कंबाइंड स्टेट मतलब अगर हमारा ऑब्जर्वर चेंज हुआ तो कंबाइंड स्टेट भी चेंज जाएगी। जैसे ये है अगर ऑब्जर्वर, तो ये बॉडी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट या मोशन में हो सकती है और दूसरे ऑब्जर्वर के साथ किसी और स्टेट में होगी। मतलब हो सकता है इसके साथ रेस्ट में, इसके लिए रेस्ट में हो, इसके लिए मोशन में हो, तो इनकी कंबाइंड स्टेट है। इंडिविजुअली एब्सोल्यूट सेंस में नहीं कहा जा सकता कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है।
मतलब कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट सेंस में कभी नहीं कह सकते हम कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, हमेशा वो एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है समझना इसमें, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब भी हम रेस्ट ऑफ मोशन की बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम है जहां से हम सब कुछ मेजर कर रहे हैं। इसको चुनने का बहुत ही आसान तरीका है, हमेशा की तरह एक 3 एक्सेस ले लो, एक्स वाई जेड, तीनों परपेंडिकुलर एक्सेस है। आप अगर कोई बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे है पॉइंट ए पे, अगर हम इसमें टाइम भी ले आए इन वेरिएबल्स में, तो ये कह सकते हैं अगर इस बॉडी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड टी के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तो ये बॉडी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली रेस्ट में है, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और अगर ए से बॉडी बी पे पहुंच गई टाइम टी में, तो हम कहेंगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे उसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, मतलब मूव कर रही है तो मोशन में है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, उसका ओरिजिन चूज कर लेंगे और वहां से सारे मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो जो नए कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझ लेना बहुत जरूरी है मोशन को स्टडी करने के लिए, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस हो गया और यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस क्या होता है? मान लेते हैं कोई बॉडी ए से बी गई ऐसे, ये सी पाथ चुन के, तो इस जो पाथ की लेंथ होगी उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। कितना वो बॉडी चली है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, उस पाथ की लेंथ को। और डिस्प्लेसमेंट होगा ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ए से बी पे चला तो फाइनली ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब मूव कितना भी किया हो, चला कितना भी हो, लेकिन डिस्प्लेस कितना हुआ है ए से बी की तरफ, बस इतना ही है। नेट पोजीशन में डिफरेंस कितना है, ए पे था बी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट केवल ए से बी की तरफ हुआ, ये ए और बी लेंथ के बराबर हुआ, और डिस्टेंस वो इस लेंथ के बराबर हो जितना वो चला। वो इस पाथ पे भी चल सकता था तब डिस्टेंस ये वाला पाथ की लेंथ होती, इस पाथ पे भी चल सकता था तब डिस्टेंस ये वाले पाथ की लेंथ होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर बार ए और बी ही होता, ए बी लेंथ ही होता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस इतना ही हुआ है, कितना भी घूम के चला हो, लेकिन फाइनली मूवमेंट कितना हुआ, ए से चला बी पे पहुंचा, तो ए और बी के बीच की जो लेंथ होगी, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, वो डिस्प्लेसमेंट है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों? इसमें केवल लेंथ मैटर करती है, किस लेंथ, किस पाथ पे चला उस पाथ की लेंथ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों? इनिशियल पोजीशन से चलेगा और फाइनल पोजीशन जो भी है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जो वेक्टर होगा वो है उसकी, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। और तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ए बी इस पाथ की लेंथ, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हो गया ए से बी की तरफ। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए ये मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है। इस पे यहाँ पे एक इंसेक्ट है कोई, और ये सर्कल का डायमीटर 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। अगर ये इंसेक्ट यहां से चलते 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 इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आगे जाता है, यहाँ बी, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? जो डिस्टेंस ट्रेवल किया d इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 2, यानी कि 3.14 मीटर r1 था, है ना। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 + 1 यानी कि 2 मीटर्स। 1 मीटर + 1 मीटर, 2 बार रेडियस 2 मीटर्स। एक चीज और क्लियर हो जाती है इससे कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अगर
कभी भी ए से बी पे कोई बॉडी मूव कर रही है तो जिस भी पाथ से गई हो वो उसके शॉर्टेस्ट पाथ से बड़ा या बराबर ही होगा। मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ अगर ये है तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया और डिस्टेंस होगा किस पाथ पे चल रहा है। अब पार्टिकल जो है उसी बॉडी जो है उसी पाथ पे चल सकती है जो शॉर्टेस्ट पाथ है, या कोई और पाथ चूज कर सकती है। अगर कोई और पाथ चूज करेगी तो उसका लेंथ जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ से बड़ा हो जाएगा, है ना। यानी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब बॉडी जो है शॉर्टेस्ट पाथ के ही अलॉन्ग चले, और अगर किसी और पाथ पे चल रही है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये क्लॉक है, ठीक है, ये मिनट हैंड है जिसकी रेडियस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, और ये ठीक 12 बज रहे थे कभी, तो 12 बजे ये ठीक इस तरीके से थी 12 पे। 1 घंटे बाद मिनट हैंड कितना डिस्टेंस का जो टिप है मान लेते हैं ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर ये कोई पूछे तो 1 घंटे में मिनट हैंड जो है ऐसे चक्कर लगा के फिर से यहाँ आ जाएगा, और इसका जो टिप है वो कितना चलेगा 2πr, यानी कि 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से चला फिर से वहीं पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 1 घंटे में। 2 घंटे में कितना होगा, जो डिस्टेंस होगा 2 घंटे में वो होगा 2 बार पूरे चक्कर लगा लेगा तो 2 इंटू 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर से 0, फिर से वहीं से चला वहीं आ गया। अगर मैं पूछूं एक दिन में जो मिनट हैंड का टिप है वो कितना देर कितनी डिस्टेंस चल लेता है और कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक दिन में कितना चलेगा 24 इंटू 2πr, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर से 0, क्योंकि जहां से चला फिर से वहीं पे पहुंच गए। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब दो नए कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। स्पीड, स्पीड दो तरीके की होती है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इनको भी समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए पहले एवरेज स्पीड देखते हैं क्या है। स्पीड, स्पीड हम कहते हैं किसे, हमने बचपन में पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या कि मान लेते हैं ए पे था कोई बॉडी और बी पे गया, और कैसे भी गया हो ए से बी पे पहुंच गया। इस पाथ की लेंथ अगर 10 मीटर्स है और इसने 1 मिनट लिया ए से बी पहुंचने में, तो जो स्पीड होगी वो होगी 10 मीटर्स पर मिनट। क्यों? ऑन एन एवरेज इसने हो सकता है कभी तेज चला हो, कभी धीरे चला हो, कभी रुक भी गया हो, लेकिन टोटल इसने 1 मिनट लिया ए से बी पहुंचने में। और कितना चला, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, कितना चला, कितनी डिस्टेंस है, इस पाथ की लेंथ क्या है, वो है 10 मीटर्स। तो 10 मीटर पर मिनट इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी कि अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे कितनी स्पीड थी, इस पॉइंट पे कितनी स्पीड थी, ए से बी पे नहीं, ठीक इस मोमेंट पे कितनी थी। हो सकता है कभी 10 मीटर्स पर मिनट हो, कभी 20 हो, कभी 0 हो, कभी 1 हो, कुछ भी हो सकती है। तो एवरेज स्पीड होती है दो पॉइंट्स के बीच में ऑन एन एवरेज कितना चला, और इंस्टेंटेनियस होती है किसी मोमेंट पे, उस मोमेंट पे क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा कॉमन है एवरेज समझने के लिए। एवरेज क्या होता है, जैसे क्रिकेट देखते हैं हम लोग, तो क्रिकेट में मान लेते हैं एक वनडे क्रिकेट था और टोटल 50 ओवर में 300 रन बने, तो एवरेज रन रेट क्या कहते हैं 300/50, यानी कि 6 रन्स पर ओवर, है ना, इतने बने, ये एवरेज हो गया रन रेट। लेकिन क्या इसका मतलब है 6 रन पर ओवर से हमेशा रन बने थे? बीच में कोई ओवर ऐसे भी होंगे जिसमें कोई भी रन नहीं बने होंगे, कुछ ओवर्स ऐसे भी होंगे जिसमें बहुत रन बने होंगे, जैसे आखिरी के ओवर जब स्लॉग करते हैं बहुत रन बनते हैं। तो लेकिन एवरेज, ऑन एन एवरेज में जब मैच इनिंग्स स्टार्ट हुई और जब इनिंग्स फिनिश हुई तो 300 रन बने थे, टोटल 50 ओवर बॉल हुए थे, ऑन एन एवरेज 6 रन पर ओवर बने। तो ये होता है एवरेज, जिसमें आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन को देखते हो, बीच में कब क्या था इसको देखते नहीं, ऑन एन एवरेज क्या हुआ पूरे इस मोशन में। ठीक है, अगर हमको एस और टी का ग्राफ दिया गया हो, एस जहां पे डिस्टेंस है और टी टाइम है, तो एवरेज स्पीड इस तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एस और टी का ग्राफ है,
अगर ये t है मान लेते हैं टाइम, और ये ऐसा है डिस्टेंस, और s और t का ग्राफ मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं t इज इक्वल टू t1 पे ये है बॉडी यहां पे थी, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s1। अगर मैं t इक्वल टू t2 पे आ जाऊं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s2। तो जो आपका t1 से t2 के बीच में जो स्पीड होगी वो होगी v एवरेज इज इक्वल टू s2 माइनस s1। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम इंटरवल में अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इस ट्रायंगल को पूरा कर दूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये s2 माइनस s1 हो गई, इसी को कह सकते हैं डेल्टा s, और ये जो टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा t, t1। तो ये हो गया डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अगर इसको देखें तो ये ट्रायंगल अगर पूरा कर दें हम, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा मान लेते हैं, तो यही चीज tan थीटा भी होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड हुई a से b चलने में वो होगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, यानी कि जो 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 उसका a से b जो फाइनल पोजीशन है a से b का, जो हम ये इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल बनाएगी टाइम से x एक्सिस से थीटा, तो tan थीटा इज एवरेज स्पीड डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ठीक है। ये हो गया स्पीड और टाइम के ग्राफ में। अगर हमको पता है स्पीड और टाइम का ग्राफ, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं वो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं, ये तो a से b के बीच में उसने डेल्टा s चला और डेल्टा t टाइम था, ये तो एवरेज स्पीड हो गई। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, अगर मैं पूछूं a पे ही स्पीड क्या थी, वो हमें नहीं पता अभी, क्योंकि हमने टाइम इतना बढ़ा लिया था, इस दौरान हो सकता है कभी तेज चला हो कभी धीरे चला हो, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी नहीं पता, केवल एवरेज पता है। लेकिन अगर ऐसा करें कि मैं कहूँ ये डेल्टा टी, ये जो टाइम t2 है, इसको और छोटा करते जाते हैं, इधर ले आते हैं, ठीक है। इतना पास कि t1 के ही करीब करीब ऊपर हो गया, मतलब बस t1 से जस्ट बड़ा है, ठीक है। ऑलमोस्ट ठीक t1 नहीं है, अगर t2 की वैल्यू ठीक t1 हो जाएगी, इसका मतलब डेल्टा t 0 हो गया, तो वो नहीं है, जस्ट बड़ा है, ऑलमोस्ट 0 है। तो t1 माइनस t2 माइनस t1 जो होगा वो डेल्टा t, ये ऑलमोस्ट 0 है, करीब करीब 0। तो उस दौरान जो ये जो डेल्टा s होगा ये भी पास आता जाएगा, ये भी पास आता जाएगा, या करीब करीब यहीं आ जाएगा। तो जो छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा t में जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो होगा डेल्टा s। तो उस दौरान जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो होगा v in instantaneous is equal to limit delta t tends to 0 delta s upon delta t। क्यों इंस्टेंटेनियस क्यों होगा? वो इसलिए इंस्टेंटेनियस होगा क्योंकि जो टाइम है डेल्टा टी ये ऑलमोस्ट 0 एज अ मोमेंट की तरह हो गया, कि एक इंस्टेंट की बात हो रही है, क्योंकि इतना छोटा है, 0.0000 से बोलते जाओ एकदम इनफाइनाइट टाइम्स तक, 000 फिर 1 कहीं डाल दो, तो इतना छोटा है, उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, इतना छोटा है। तो ऑलमोस्ट वो एक इंस्टेंट की तरह है, तो उस एक इंस्टेंट में स्पीड चेंज नहीं हुई होगी, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि इतना छोटा मोमेंट था। अगर इतना छोटा मोमेंट है तो उसमें छोटी सी बहुत कोई डिस्टेंस चला होगा, वो डेल्टा एस, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी को ds अपॉन dt भी कहते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है। यही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और समझते हैं इस चीज को, ये ग्राफ था, यही ग्राफ था अगर, ये है वो पॉइंट जहां पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और ये है पॉइंट मान लेते हैं t1, ठीक है, ये हो गया t1। अब t1 पॉइंट पे जो 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 हमारा t2 पॉइंट है अंदर, जो t1 प्लस डेल्टा t है, वो भी करीब करीब यही है, इतना पास है कि कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर
वो उस ग्राफ को दो जगह नहीं, एक ही जगह टच कर रहा है। जैसे ये ग्राफ में ए और बी, अगर हम 2 पॉइंट से, तो ए और बी ग्राफ को दो जगह कट कर रहा था, दूसरी जगह कट कर सकता है, कैसा मूव हो रहा है उसके ऊपर है। पर इस इंस्टेंट के लिए बात करें अगर हम, तो क्योंकि डेल्टा टी इतना छोटा है कि कह सकते हैं वो एक ही जगह ग्राफ को कट टच कर रहा है, वो कट नहीं करेगा। फिर जैसे यहाँ पे दो जगह कट कर रहा था, वो टच करेगा, कट नहीं करेगा, यानी कि वो टेंजेंट बन जाएगा। और जब टेंजेंट बन जाएगा तब जो एंगल बनेगा वो टेन थीटा होगा। तो यानी कि अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये जो ए बी कॉर्ड था, ए बी कॉर्ड के बजाय हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें, और जो टेंजेंट एंगल बनाएगा, ठीक है, ये एक्चुअली गलत है, कट कर रहा है, जो टेंजेंट एंगल बनाएगा वो एंगल जो थीटा है, अगर तो टेन थीटा इज विल बिकम योर इंस्टेंट स्पीड, वो इंस्टेंट स्पीड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं, इसे क्लियर हो जाएगा अभी। मान लेते हैं s इज इक्वल टू 2t², ये ग्राफ है, ये डिस्टेंस और टाइम का हमको फंक्शन दिया गया है। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ऐसा होगा। ठीक है, अब अगर हम मेरे से पूछा जाए कि t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2 के बीच में एवरेज स्पीड क्या है, v एवरेज होगा 2 इंटू 2² माइनस 2 इंटू 1² अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 के बीच में स्पीड। और अगर मुझसे पूछा जाए इंस्टेंट स्पीड क्या होगी, तो इंस्टेंट स्पीड जैसे हमने अभी भी देखा था कि इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें और उस टेंजेंट का एंगल होगा टेन, जो भी होगा वो हो जाएगी इंस्टेंट स्पीड, जिसको हमने ये भी पढ़ा था कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो d अपॉन dt ऑफ 2t², 2t का होल स्क्वायर नहीं, 2t² इज इक्वल टू 40, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इंस्टेंट स्पीड हमने निकाल ली पॉइंट ए पे ds अपॉन dt करके, और एवरेज स्पीड निकाल ली 2t² t फॉर्मूले से t v डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, यहाँ पे डेल्टा s की वैल्यू 2t² माइनस 2t1² अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने, ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड, और ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलिए, अगर हमको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हो तो हमने एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना देख लिया। एवरेज स्पीड है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड है आपकी ds अपॉन dt। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमको टाइम और स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसा, ये है स्पीड और टाइम का ग्राफ, ये आपका स्पीड हो गई v और ये हो गया आपका टाइम t। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड इतनी थी, फिर बढ़ी, तेज हुई, फिर कम होना शुरू हुआ, फिर तेज होना शुरू हुआ, फिर कम, ऐसे। तो अगर मुझसे पूछा जाए आपको v yes इक्वल टू 2t² करना है, स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है, और हमसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालो t1 से t2 के बीच में, ये t है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालना हो तो हमको कैसे निकालेंगे हम, स्पीड तो चेंज हो रही है, जो हमारा फॉर्मूला है वो है v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है, यानी डेल्टा s से पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो वो हो जाएगा v एवरेज
वी एवरेज इंटू डेल्टा टी। तो अगर T1 से T2 ठीक है, T1 से T2 में एवरेज स्पीड कितनी थी, ये V1 था, ये V2 था। तो इस दौरान तो ऐसे ऐसे चेंज हुआ, एवरेज स्पीड हमको नहीं पता क्या है, तो वो निकालना है अगर, तो इस तरीके से तो आसानी से नहीं निकल सकता। ये कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या है हमको नहीं पता। और हमको डेल्टा एस सब भी निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हमको केवल ग्राफ दिया गया है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, इसका एक दूसरा तरीका है, उसको समझते हैं। चलिए मान लेते हैं ये है वो ग्राफ, ठीक है। अब अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है यहां पे, ठीक है, टाइम T1 पे, ये टाइम T1 है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड इस वक्त V1 है। तो अगर मैं कहूं T1 प्लस डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है, और ये जो डेल्टा टी है ये इतना छोटा है कि बस T1 के बगल में है, T1 पे नहीं है, ठीक बगल में है। तो उस दौरान हम कह सकते हैं कि जो स्पीड थी ये चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है इतना चेंज हुआ ही नहीं, जहां पे था वहीं का वहीं आ गया। तो उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू होगा V1 डेल्टा टी। क्यों? डेल्टा एस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड अपॉन, हमने पढ़ा V1 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लेकिन ये डेल्टा टी इतना छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि उस दौरान एवरेज स्पीड, उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हुई, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह थी ऑलमोस्ट, कि चेंज ही नहीं हुई है। और अगर चेंज नहीं हुई है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा V1 डेल्टा टी, यानी कि V1 मल्टीप्लाइड में डेल्टा टी। एक तरीके से वो एक इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ये रेक्टेंगल क्यों? ये जो ऊपर है, ये जो छोटा सा ट्राइंगल की तरह, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर एक्चुअली इसलिए नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं जैसे ग्राफ में, पर जब जो एक्चुअल में होगा डेल्टा टी इतना छोटा होगा कि ट्राइंगल करीब होगा ही नहीं। ये पॉइंट जो है ठीक इसी के ऊपर है, ऑलमोस्ट एक लाइन की तरह है, स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो ये उस दौरान जो डेल्टा एस होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो होगा V1 डेल्टा टी। ठीक है, और अगर हमको यहां से लेकर के यहां तक के ऐसे छोटे छोटे लाइंस, ऐसे स्टेप्स को टोटल सम कर दें, तो एक तरीके से हमको पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी कि एक तरीके से टोटल एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ V डेल्टा टी, एक्चुअली V आई डेल्टा टी, यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 से लेकर के I इज इक्वल टू n है। तो I की वैल्यू 0 यहाँ पे इस वक्त थी। V स्पीड अलग अलग I पे, अलग अलग मोमेंट पे स्पीड अलग अलग है, लेकिन छोटे छोटे से टाइम इंटरवल में स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है उस मोमेंट पे स्पीड इनटू छोटा सा टाइम, तो V आई डेल्टा टी। फिर अगली स्टेप ऐसे ही एक और स्टेप लेंगे, फिर एक और स्टेप लेंगे। ये मैं ड्रॉ बहुत बड़ी बड़ी कर रहा हूं, पर इस बहुत छोटी है। तो इस तरीके से जब हम इन छोटी छोटी स्टेप्स का एरिया सम कर देंगे, वी आई डेल्टा टी। एरिया क्यों? वी आई इंटू डेल्टा टी। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई एक तरीके से। ये एक रेक्टेंगल है, तो एरिया हो गया इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, वी आई डेल्टा टी। यही हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। और ये रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हैं इसको? ये जो ऊपर का एरिया है ये ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि ये जो इनकी विड्थ है इन रेक्टेंगल्स की, ये ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये ट्राइंगल है, ये है ही नहीं, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ही है कहने के लिए। इतनी छोटी, इतनी पतली, इतने नैरो रेक्टेंगल्स हैं कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो n होंगे ये एक तरीके से इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि कितनी इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी पतली 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 इनफाइनाइट लाइंस होंगी।
ऑलमोस्ट लाइन की विड्थ 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। और ये जो, तो उसको इस तरीके से भी कहते हैं फिर वी डी टी, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू जो भी टाइम है t2 तक, या t इक्वल टू t1 से t2 निकालना है तो t इक्वल टू, या मान लेते हैं ta से tb तक ये निकालना है, तो t इक्वल टू ta से t इक्वल टू tb तक v dt। इसको मैथ्स में इंटीग्रेशन कहते हैं कि v को इंटीग्रेट कर दो टाइम के साथ, इंटीग्रल v dt, तो वो आपको इसका पूरे का एरिया दे देगा। ये कर्व का एरिया आ जाएगा इससे, ये पूरा एरिया TA से TB तक इस फॉर्मूले से आ जाता है। TA से TB इंटीग्रेशन VDT, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल A से B के बीच में। ठीक है, तो हमने दो चीजें देख ली। अगर हमको स्पीड और टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो तो स्पीड कैसे निकालना है, स्पीड निकालना है ds/dt करके, डिफरेंशिएट करके। और अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो तो डिस्टेंस निकालना है इंटीग्रेट करके। तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड और इंटीग्रेशन स्पीड और इसका रिलेशन विद डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो आज हमने पढ़ लिया डिस्टेंस पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेस्ट और मोशन कहते किसे हैं, हमने पढ़ा डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, स्पीड दो तरीके की होती हैं, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और हमने देखा कि अगर हमको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया गया है तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, बोथ एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे। और हमको स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हमने निकाल लिया। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करते हैं। ठीक है।